हेलो एवरीवन, आज डेट है 15 मई 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को आपको मैप में व्यू करना है। फिर इससे रिलेटेड हर इंपोर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था इराविकुलम नेशनल पार्क को लेकर के। तो इराविकुलम नेशनल पार्क जो है वो हमारे इंडिया के सदर्न पार्ट में जो केरला स्टेट है वहां पर लोकेटेड है। अब इस इराविकुलम नेशनल पार्क के कुछ इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इस नेशनल पार्क में नीलगिरी टहर जो है पाया जाता है और ये जो रीजन है वो नीलगिरी टहर का एक नेचुरल हैबिटाट है। इसके अलावा इस नेशनल पार्क में मैक्सिमम पार्ट जो है वो ग्रासलैंड एरिया है, लेकिन कुछ कुछ जगह पर सोला फॉरेस्ट जो है वो भी देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ में इस पार्क में नील कुरुंजी फ्लावर जो है वो भी देखने को मिलता है। और नील कुरुंजी फ्लावर आप सभी को पता होगा कि 12 ईयर्स में एक बार जो है वो ब्लूम करता है। अब देखो यहाँ पर जो नीलगिरी हिल्स जो है ना, नीलगिरी हिल्स का नेम भी ऐसा बोलते हैं कि जो नील कुरुंजी फ्लावर के ब्लूमिंग की वजह से ही इन हिल्स का नेम जो है वो पड़ा होगा नीलगिरी हिल्स, क्योंकि नीलगिरी का मतलब होता है कि एक तरीके से लिटरली मीन्स अगर हम देखें तो ब्लू माउंटेन जो है इसका एक मीनिंग है। ओके तो नीलगिरी फ्लावर की अगर हम बात करें तो कुछ एल्टीट्यूड पर जो है ये फ्लावर जो है वो आफ्टर 12 ईयर्स ब्लूम करते हैं। लगभग 1600 मीटर से 2600 एल्टीट्यूड पर जो है ये नीलकुरुंजी फ्लावर जो है वो ब्लूम करते हैं। तो ये बेसिक फैक्ट है इराविकुलम नेशनल पार्क को लेकर के। इराविकुलम नेशनल पार्क जो है वो नेशनल पार्क भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है नेशनल पार्क में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ये आप कमेंट बॉक्स में बता दो। फिर कल हम इसके बारे में जो भी बेसिक इसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो वहां पर हम डिस्कस कर लेंगे। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज है द हिंदू के फ्रंट पेज पर, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक इंपोर्टेंट स्टेटमेंट दिया है कि बेल ऑर्डर्स जो हैं वो ना तो लंबे एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होने चाहिए और ना ही जो है उनका प्रोसीजर जो है वो इतना लेट होना चाहिए। अगर ये दोनों प्रोसीजर होते हैं तो किसी भी पर्सन की जो पर्सनल लिबर्टी होती है ना उसको ये वायलेट करते हैं। तो ये इंपोर्टेंट स्टेटमेंट है। और बेल ऑर्डर्स को लेकर के जो भी जुडिशरी के ऑर्डर्स होते हैं वो टाइम पर इंप्लीमेंट होने चाहिए। इसको लेकर के टाइम टू टाइम जो है वो जुडिशरी ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट देने की कोशिश की है। अब इम्प्लीमेंटेशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर होना चाहिए। ओके जो भी प्रोसीजर लेवल जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से होना चाहिए, ताकि जो भी आप जस्टिस देने की कोशिश करते हो या जो भी प्रॉपर एक प्रॉपर जो हमारा प्रोसीजर होता है वो तब तक फ्लोरिश नहीं हो पाता जब तक उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे टेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर आज दो इंपोर्टेंट आर्टिकल है। एक तो है मिलेट्स का क्या बेनिफिट है उसके बारे में, और नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो हम देखेंगे एक तरीके से इन विट्रो जो फर्टिलाइजेशन होता है उसी में कुछ चेंजेस किए गए हैं ताकि जो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज जो है वो बेबी में पास ना हो सके मदर से। इसको लेकर के नई रिसर्च किए गए हैं, नए रिजल्ट सामने आए हैं, उस टेक्निक को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है मिलेट्स को लेकर के आर्टिकल है। तो देखो 2022-23 जो है FAO जो है FAO क्या है, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने 2023 ईयर जो है इसको डिक्लेयर कर दिया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है वो कौन सी ईयर को डिक्लेयर किया गया था। दूसरा अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर बताया गया है कि देखो 2023 में मिलेट्स का ईयर डिक्लेयर किया गया है, मतलब मिलेट्स के जो कंट्रीज हैं उनकी एक तरीके से इनकम को इंक्रीज करना, मिलेट्स के ऊपर जो हमारी पॉपुलेशन है उसको लेकर के जाना, इसका जो क्या न्यूट्रिएंट्स रिच लेवल होता है मिलेट्स में उसके बारे में बताना, और साथ ही साथ में क्लाइमेट से भी किस तरीके से टैकल करता है मिलेट्स, ये सारी बातें यहाँ पर बताया जाना। लोगों का एक तरीके से अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये ईयर जो है वो डिक्लेयर किया गया है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मिलेट्स होते क्या है। देखो मिलेट्स जो है वो फंडामेंटली ग्रासेज होते हैं और पूरे वर्ल्ड में जो है इनको कल्टीवेटेड किया जाता है, लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें तो अफ्रीका का जो ट्रॉपिकल पार्ट्स है और एशिया का जो ट्रॉपिकल पार्ट्स है वहां पर मैक्सिमम जो ग्रेन्स हैं जो मिलेट्स हैं वो उगते हैं।
ओके। सीरियल क्रॉप्स, सम ऑफ द मोर कॉमन वेरिएंट्स इंक्लूडिंग पर्ल मिलेट्स, जिसको हम बाजरा बोलते हैं, और यहाँ पर है बर्न यार्ड मिलेट्स और फिंगर मिलेट्स एंड फॉक्सटेल मिलेट्स। ओके, तो ये अलग अलग वैरायटी है मिलेट्स की, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और देखो यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम मिलेट्स के बारे में एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो बहुत पुराने टाइम से, लगभग 5 मिलेनियम ईयर अगो से जो है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो मिलेट्स है उनको उगाया जा रहा है। तो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अकॉर्डिंग अगर हम डिस्कस करें तो इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट्स के लेवल में। और 2021-22 के ये डाटा हमें शो करते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जितना पर्ल मिलेट्स का डेवलपमेंट हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें से 40% जो है वो हमारे कंट्री का पार्टिसिपेशन है। सोरगम में है 8.09% एंड विद इन द कंट्री पर्ल मिलेट मेड अप 60% ऑफ ऑल द मिलेट प्रोडक्शन एंड सोरगम 27 एंड रागी, मतलब टोटल मिलेट्स जो होता है ना पूरे वर्ल्ड में पर्ल मिलेट का जितना प्रोडक्शन होता है उसका 40% हमारे इंडिया से। और अगर हम ओवरऑल हमारे इंडिया में मिलेट्स के प्रोडक्शन की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भी किसका होता है? पर्ल मिलेट का होता है। उसके बाद में होता है सोरगम का, फिर होता है रागी का। दूसरा यहाँ पर देखो अलग अलग बातें बताई गई हैं कि ये जो चीज़ें हैं वाई आर दे सोट आफ्टर। तो देखो मिलेट्स जो होते हैं उसकी दो चीज़ें जो है वो सबसे ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। एक तो उनका न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिच इनमें देखने को मिलती है। अगर आप किसी अदर फूड क्रॉप से कंपैरिजन करोगे तो काफ़ी रिच लेवल न्यूट्रिशन इसमें देखने को मिलता है मिलेट्स में। और दूसरा क्या होता है कि ये जो भी हार्श कंडीशन होती है, मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन को टैकल करने में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो आप ये मानिए कि रिसोर्स पुअर कंडीशन में भी मिलेट्स जो है इजीली ग्रोन किया जा सकता है। बस दो चीज़ें, एक तो बिल्कुल ड्रोट ना होना चाहिए और एक बिल्कुल रेन के बाद में जो एकदम मतलब आप ये मानो मार्सी जो लैंड होता है वहाँ पर ये नहीं उग सकते। और नॉर्मल वाटर की अवेलेबिलिटी है तो मिलेट्स को इजीली उगाया जा सकता है। लेकिन इस आर्टिकल में कुछ बेसिक बातें बताई गई हैं कि मिलेट्स जो हैं उनको हम उगाते हैं, लेकिन इसका जो प्रोसेसिंग का जो प्रोसीजर होता है ना मिलेट्स का, उसकी वजह से इसकी जो भी क्वालिटी जो होती है, जो भी इनमें इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज होती है। तो उस प्रोसीजर के ऊपर जो है वो हमें फोकस करना चाहिए ताकि इस तरीके का इशू जो है वो ना देखने को मिले। ओके, तो आपको मिलेट्स के क्या क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स वैल्यू इसमें देखने को मिलती है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट के बारे में है, जिसको एमडीटी के नाम से भी जानते हैं। तो मतलब कोई भी बेबी जो है उसके 3 पेरेंट्स हो। अब इसमें क्या किया गया है, अभी ये बात फोकस की गई है कि यूके में इस टेक्निक को जो है वो अलाउ तो काफ़ी पहले कर दिया गया था, लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो प्रोसीजर जो होता है उसको इम्प्लीमेंट करके जो बेबी प्लान किया जा रहा है या न्यू बेबी जिनकी मदर में माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज है उनको रिमूव करके जो इस तरीके का प्रोसीजर है उसको इवोल्व किया जा रहा है। तो यहाँ पर बताया गया द अनाउंसमेंट दैट ए बेबी वाज बोर्न यूजिंग 3% DNA इन द UK on Thursday caused by the state that news of this kind was expected to evoke. The baby technically has 3 parents, deriving the mitochondria from a donor apart from the genetic material from biological parents. Pioneering technology was used to facilitate this in order to prevent the child from inheriting the mother's mitochondrial disease. इस इशू को आप इस तरीके से समझिए। देखो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली हमारी जो सेल्स होती हैं उनका पावर हाउस होता है, और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक तरीके से एनर्जी प्रोवाइड करता है, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे वो जनरेट कर सके, जिससे सेल जो है वो फंक्शन कर सके। तो हमारे हर सेक्टर में, हमारी ह्यूमन बॉडी के हर पार्ट्स में जो है वो सेल अवेलेबल है। सेल में माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी हाउस है। तो सेल के काम करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया का होना जरूरी है। अब बहुत सारी मदर, देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया डिजीज जो है वो ऐसा रिसर्च सामने आया है कि मदर से ही बच्चे में ट्रांसफर होती है। तो मदर में माइटोकॉन्ड्रिया डिजीज है तो इसको एलिमिनेट करने के लिए एक नया प्रोसीजर लाया गया है। और प्रोसीजर क्या है, इसमें क्या किया जाएगा कि फादर और मदर का स्पर्म, फादर का गैमेट जो है उसको लिया जाएगा, और साथ ही साथ में एक डोनर का एग,
एक विमेन जिसने अपना एग डोनेट किया है जिसको माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज नहीं है, और मान लो मदर को जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज है, तो क्या किया जाएगा, जो डोनर का एग है उससे न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल को रिप्लेस कर दिया जाएगा, जो जेनेटिक मटेरियल है उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स का। मतलब एक डोनर जो है उन्होंने अपना एग डोनेट किया, तो उस डोनर के एग से जो जेनेटिक मटेरियल है उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा, और माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रेजेंट है वो का वो रहेगा। ओके, तो इससे क्या होगा, जो मदर में जो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज है वो बच्चे में ट्रांसफर नहीं हो पाएंगी, और जेनेटिक मटेरियल जो है वो पेरेंट्स का उस डोनर के एग में शिफ्ट कर दिया जाएगा। मतलब जेनेटिक जो इनहेरिटेंस है वो पेरेंट्स के आ जाएंगी, माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज जो है उसको एनिबलेट कर दिया जाएगा, और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम, जैसे कि 5000 में से एक केस जो है माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज का देखने को मिलता है, तो इस इशू को टैकल किया जा सकेगा। तो यहाँ पर बच्चा जो है वो 3 पेरेंट बॉडी बन गया, 3 पेरेंट जो है उसके शामिल हो रहे हैं उसके प्रोडक्शन में, तो इसीलिए इसको 3 पेरेंट बेबी जो है वो बोला जा रहा है, और इसको माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट भी बोला जाता है। इससे जो इशू है माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज जो है वो एलिमिनेट होंगी, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि इसके सक्सेस रेट, तो देखो सक्सेस रेट तो काफ़ी है, लेकिन कुछ जो इनहेरिटेंस जो है वो देखने को मिल सकता है मदर जो डोनर्स जो एग है उससे भी। तो यहाँ पर कुछ क्वालिटी, वैसे मैक्सिमम क्वालिटी जो है वो पेरेंट्स से यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल जो है वो पेरेंट्स का शिफ्ट किया गया है डोनर के एग में। तो ये प्रोसीजर जो है वो आपको पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट क्या है, 3 पेरेंट्स बेबी क्या होता है, ये सारे बेसिक बातें जो है आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो यहाँ पर बताया गया है कि सीबीआई जो है उसके नए डायरेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है, प्रवीण सूद जो है वो नए डायरेक्टर रहेंगे, और सीबीआई के डायरेक्टर का 2 इयर्स का टर्म डिसाइड किया गया था। प्रेजेंट टाइम में है सुबोध कुमार जायसवाल, जिनका 25 मई को उनका टर्म कंप्लीट हो रहा है, और ये मिस्टर सूद जिनका नेम सामने आया है, इनके लिए कमेटी ने नेम रिकमेंड किया है। कमेटी में 3 मेंबर थे, एक है प्राइम मिनिस्टर हमारे, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और एक लीडर ऑफ अपोजिशन जो लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी, इन तीनों ने मिलकर के ये नेम जो है वो डिसाइड किया है। सीबीआई जो है वो अपनी पावर कहाँ से लेता है, तो दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से लेता है। ये कुछ बेसिक बातें जो हैं वो आपको सीबीआई के बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, तो यहाँ पर आईएमडी जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उन्होंने क्या किया है, जो कोंकण रीजन है महाराष्ट्र का रीजन, वहाँ पर फिर से हीट वेव को लेकर के अलर्ट किया है। हीट वेव क्या होती है कि नॉर्मल जो टेम्परेचर है, जनरली जो टेम्परेचर देखने को मिलता है उससे 5 to 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज़्यादा हो तो उसको हीट वेव जो है वो काउंट किया जाता है, मतलब टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है। तो देखो महाराष्ट्र में कुछ टाइम पहले एक अवार्ड सेरेमनी हुई, उसमें इस तरीके का इशू जो है वो देखने को मिला कि वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो इफेक्ट हुई और कुछ लोगों की यहाँ पर डेथ भी हो गई थी। तो जो भी हीट वेव आईएमडी इनके द्वारा जो भी इस तरीके के इशू रिलेट किए जाते हैं, रिलीज किए जाते हैं और इस तरीके के अलर्ट जो दिए जाते हैं, उनको लेकर के जो भी बेसिक अवेयरनेस है वो होना ज़रूरी है और ध्यान में रखना चाहिए। और देखो इसके बारे में तो हमने पहले भी टैकल किया है कि हीट वेव जो है वो प्रेजेंट टाइम में काफ़ी बड़ा इशू बनता जा रहा है। तो इसको लेकर के गवर्नमेंट जो है वो टाइम टू टाइम अलर्ट जारी करे, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करे। जो मैक्सिमम हम देखते हैं कि जो डेली वेज वर्कर्स होते हैं उनका काम काफ़ी ज़्यादा ओपनली होता है, तो उनके प्रेजेंट टाइम की सर्कमस्टेंसेज के अकॉर्डिंग जो है उनका वर्क होना चाहिए ताकि जो इशू है उनको ईजीली टैकल किया जा सके। ओके, तो यहाँ पर ये बेसिक बात है और हीट वेव के बारे में कोंकण रीजन जो है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि महाराष्ट्र का कुछ रीजन जहाँ पर ये इशू जो है वो देखने को मिल सकता है। एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है राइटर ने यहाँ पर बताया है कि इंडिया ने 2019 में जो है वो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जिसको आरसीईपी के नाम से बोलते हैं, जिसमें चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और उसके अलावा आसियान ग्रुप के 10 मेंबर ये कंट्रीज़ हैं। इंडिया भी इसमें शामिल था लेकिन इंडिया ने बोल दिया कि हम तो इससे कम बैक करेंगे। लेकिन अब इंडिया जो है वो IPEF इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी में शामिल हो रहा है। इसमें सिर्फ चाइना नहीं है, मैक्सिमम कंट्री वही हैं जो किसके RCEP के मेंबर्स हैं। तो यहाँ पर राइटर जो है उन्होंने बोला है कि फिर क्या डिफरेंस हुआ,
मतलब मेन टारगेट आपका क्या है, चाइना को एलिमिनेट करना। तो एक मेजर इशू भी है चाइना के साथ में। देखो, मेजर इशू चाइना के साथ में जो हमारे डिफरेंस है मेजोरिटी में अगर हम बात करें तो बॉर्डर सिक्योरिटी इशू है। साथ ही साथ में इशू और क्या है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें चाइना अपना डोमिनेंस क्रिएट करना चाहता है। ओके, दूसरा अगर हम बात करें तो चाइना के साथ में अगर हमारे कोई रिलेशन एस्टेब्लिश होते हैं, मान लो आरसीईपी के बेसिस पर कोई रिलेशन एस्टेब्लिश होते हैं, जो चाइना का जो चीप प्रोडक्ट है वो इंडिया के मार्केट में बढ़ जाता, और जो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, मेक इन इंडिया के ऊपर जो हम फोकस कर रहे हैं, वो हमारे टारगेट जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाते। तो ये कुछ बेसिक इशू है, लेकिन जो यूएसए जो है उसके साथ में ऐसा कुछ इशू नहीं है। यूएसए जो है वो मैन्युफैक्चरिंग लेवल पर हमें इफेक्ट नहीं करेगा, और इस तरीके की स्ट्रेटजी यूएसए की नहीं है। इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर के भी यूएसए जो है वो फ्री एंड ओपन रखने के लिए काम कर रहा है। तो इस तरीके का जो स्ट्रेटजिक क्लैश जो है वो हमारा यूएसए के साथ में नहीं देखने को मिल रहा है। इसीलिए इंडिया जो है वो अपने आप को यहाँ से शिफ्ट करके जो है वो यूएसए की तरफ शिफ्ट कर रहा है। दूसरा यहाँ पर आईपीएफ जो है उसके 4 पिलर है, ट्रेड, सप्लाई चेन, क्लीन इकोनॉमी एंड फेयर इकोनॉमी। तो अगर ये सारे इंप्रूवमेंट्स इम्प्लीमेंट होते हैं तो इन सारे लेवल पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेसिक, मतलब इकोनॉमी लेवल पर काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी जो है वो क्रिएट हो पाएगी अगर यूएसए के साथ में इस ऑर्गेनाइजेशन में हम अच्छे से शिफ्ट होते हैं और अच्छे से हमारे रिलेशन मेंटेन होते हैं। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और देखो नेक्स्ट ईयर के लिए यूपीएससी ने अपना कैलेंडर रिलीज कर दिया है, और नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन के लिए प्रद्युमन सर जो हैं वो आपके लिए मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे 1 जून से। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है जो चाहते हैं कि 2024 के लिए डेडिकेटेड तरीके से उनकी स्टडी हो, प्रीलिम्स, मेंस, आंसर राइटिंग सभी की प्रैक्टिस हो पाए, डेली बेसिस पर उनको टारगेट दिया जाए, सिलेबस उनका जो है वो टाइमली कंप्लीट हो सके, करंट अफेयर स्टैटिक पार्ट दोनों कंप्लीट हो सके, तो आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर टारगेट बेस्ड स्टडी जो है वो आपकी होती है, टाइम टू टाइम आपके टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे, मेंस, आंसर राइटिंग, ऐसे की प्रैक्टिस जो है वो भी आपको यहाँ पर करवाई जाएगी। ओके, तो आप मेंटरशिप प्रोग्राम में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं, आप हमें कमेंट में जो है वो आप अपने क्वेश्चंस जो हैं वो पुट डाउन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।